युवाओं की बात आप करते हैं तो आपने कुछ देर पहले बताया हमने यहाँ पे भवन बनवाए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी मांग, और क्या आगे की आप सोच रखते हैं? क्या कुछ यहाँ के, आप तो अभी धमतरी ज़िले में हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए और क्या कुछ विज़न? यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बीएड की कॉलेज की बड़ी मांग है। अभी हालांकि वो बीएड कोर्स को कुछ चेंज करके उसके लिए हमें अगर कुछ नया आता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार के कोर्सेज। दूसरा एक है पत्रकारिता का। हमारे यहाँ पे लगभग 240 यूट्यूब चैनल्स और अन्य माध्यमों से, पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से पत्रकार बंधु हमारे बीच के युवा साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवहारिक तो नहीं लगता ना कि अब वहाँ भी अपनी अपनी सरकारें चल रही हैं, फिर कैसे अखंड भारत। लेकिन एक जो आरएसएस से आपका जुड़ाव रहा है, तो कुछ लेफ्ट के लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन की संज्ञा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा ही तीन तैसी। उनकी भावनाएं देखिएगा आप, वामपंथ को देखिएगा, वामपंथ का एग्रेसिव रूप नक्सलवाद है, उग्रवाद है। वो जब अपनी विचारधारा को थोपना चाहते, वो हमेशा अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। जब उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो उसके बाद वो बंदूक उठा लेते हैं। यहाँ पे नगर पालिका में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनको लेकर वो काफ़ी मुखर भी रही। लेकिन क्या कारण लगता है कि यहाँ इतना सब होने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, क्या है कि लगातार जो होता है, कई बार एक्सरसाइज में चूक हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत माइनर डिफरेंस रहा है हमारा। आपने कहा ये मोदी जी इमोशंस को हैक करते हैं, जैसे कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2022 तक गांव-गांव पक्के मकान दिखेंगे, तो वो लोग जुमला का नाम देते हैं। देखिए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इसका मैं आपको जैसे बताया, मैं उसी आईटी सेल, मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल से ही शुरू हुई है। मैं विधानसभा का आईटी सेल का प्रभारी रहा हूँ। मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें 15 लाख सीधे अकाउंट में आएंगे ऐसा कभी कोई वो नहीं रहा है। उन्होंने कहा इतना पैसा है काले धन के रूप में कि अगर बांट दिए जाए तो 15-15 लाख एक आदमी को यूं ही मिल जाएंगे। जी, आपकी वाक शैली बहुत ही काबिले तारीफ़ है, इतना जो आप धारा प्रवाह बोलते हैं सर। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखते हैं आप? वो एक मतलब अकल्पनीय जैसे बोलना चाहिए ना, एक मतलब हास्य का, विनोद का विषय हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। सवाल जो आपका है खास कार्यक्रम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां से मंत्रियों को भी मिलवाते हैं, आपके साथ साथ सांसद हो चाहे विधायक, इनको भी हम आप सबके सामने लाते हैं। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि हम उन युवा नेताओं को भी आप सबके सामने लाएँ जो समाज के बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं और उनको एक बेहतर जीवन दिलाने के लिए या फिर एक मूलभूत सुविधाओं के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम धमतरी ज़िले में, और धमतरी ज़िले से अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही युवा नेता अविनाश दुबे जी है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे वो राजनीति में और क्या कुछ उनका विज़न आगे को लेकर है, और साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि आप सबके सामने उनके जीवन के बारे में बता पाएँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत ही युवा चेहरा आप हैं सर जी। और हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के वासी, देश के वासी ये जाने कि आखिरकार एक युवा नेता आज के दिन में कितना अपॉर्चुनिटी को अपने आप में समेटे हुए है और कितना आगे को लेकर वो सोचते हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन के बारे में बताइए। हम देख रहे थे आपके बारे में, उतना कुछ जानकारी तो मिला नहीं, संयोग आपसे आज बना है कि मुलाकात हुई है। अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर संक्षेप में। मेरा जन्म यहीं धमतरी में ही हुआ है, प्रॉपर इसी शहर में ही मेरा जन्म हुआ है। 1990 में कि मेरा यहाँ जन्म है। पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा सभी धमतरी में ही हुआ है। मैंने प्राथमिक तक की पढ़ाई शाला क्रमांक 5 मोतीलाल नेहरू स्कूल वहाँ से पूरी की है। उसके बाद फिर यहाँ मेनोनेट हिंदी मीडियम की जो स्कूल है वहाँ तक मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद यहीं जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहीं से मैंने स्नातक BCA के सब्जेक्ट में पूरा किया। उसके बाद फिर MA इंग्लिश बीच में, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था, टीचिंग लाइन में जाने का इच्छा था, तो MA इंग्लिश में मैंने के माध्यम से इसी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ही मैंने अपने मास्टरिंग भी किया। अच्छा, BCA से डायरेक्ट MA में चले गए? पहले शौक था BCA
कंप्यूटर एप्लीकेशन की ओर रुझान था वो मतलब युवाओं को, हमारे बैच में जो था उस समय कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना ऐसा एक इच्छा था, क्योंकि मेरा बायो से मतलब पढ़ाई बायो से हुआ था और उसके बाद मैं बीसीए की ओर शिफ्ट कर गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट शुरू से ही था और आज भी मतलब एक लगाव है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, तो इसलिए मैंने बीसीए चुना था। तो फिर ये राजनीति में कैसे आए? छात्र जीवन से ही आप राजनीति में जुड़े? हाँ, देखिए मैं छात्र राजनीति जीवन से छात्र राजनीति में नहीं था। मैं 2009 से 2014 तक के अध्यापन कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं बीसीए से था। 11th-12th में कॉमर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है, तो मैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहा था 12th का। तो उस दरमियान लगातार छात्रों के साथ छात्रों के बीच की समस्याएं जानने को मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादातर बसों में सुबेरे से स्कूल आते थे और शाम तक देर शाम तक जाते थे, उनको पढ़ने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी। मतलब उनकी इच्छा भी होती थी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उनको नहीं मिलता था। एक बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ एमएससी फिजिक्स के या बॉटनी जूलॉजी के मतलब बायो के अच्छे टीचर नहीं मिलते थे। उसका कारण ये था कि यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्टों में मास्टरिंग का कोर्स नहीं था, सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री में था। जबकि हमारा कॉलेज लगभग 1967 से यहाँ पे शुरू से है और स्नातक उस समय से यहाँ था। मतलब आपका बीएससी बायो था, लेकिन उसके बीएससी मैथ्स है, लेकिन उसके आगे का स्कोप नहीं था। तो उन सब बातों को लेकर छात्रों के बीच लगातार मंथन होता था। हम लोग भी प्रेरित करते थे कि अच्छे टीचर क्यों नहीं मिल रहे, बीच में छोड़ के जाते थे। तो उसी बीच मेरा एक मित्र था जो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था और उसने अपने उस समय के तत्कालीन प्रदेश मंत्री रोहित महेश्वरी और उस समय के संगठन मंत्री टेकेश्वर जैन से मेरी मुलाकात कराई, हमारी बातचीत हुई। फिर उन्हीं 70-80 बच्चों को लेकर हमने एक यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा किया। कौन से वर्ष की बात? ये 2014 की बात है। उसी समय छात्र संघ चुनाव भी शुरू हुआ। लगातार 2014 से लेकर 2017 तक लगातार संघर्ष हुए, आंदोलन हमने किया लगातार। उस बीच में आज की स्थिति में ये है कि यहाँ पे एमएससी बॉटनी, जूलॉजी और आपका एमएससी आईटी का भी सब्जेक्ट है, जो हम नहीं कर पा रहे थे। और मैं एमए इंग्लिश यहाँ प्राइवेट किया, क्योंकि यहाँ पे एमए इंग्लिश का रेगुलर कोर्स नहीं था, वो भी अभी वहाँ पे आ चुका है। तो ये हुआ गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग। इसके लिए लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया था। प्रेम प्रकाश पांडे जी उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लगातार धरना, मतलब उनसे जाके ज्ञापन देना, उनसे मिलना, और कई बार तो थोड़ा हॉट टॉक भी होता था। तो प्रभारी मंत्री हमारी रमशिला साहू थी। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग भी बनी। तो इस प्रकार का लगातार छात्र संघर्ष और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। तो उसके बाद से राजनीति में एक मुख्य धारा में आने के लिए एक मतलब दिमाग में आया कि रास्ता बना कि हम मुख्य धारा में जाया जाए। जी, तो उस समय तो विद्यार्थी परिषद से आपके एक मित्र ने आपको जोड़ा, लेकिन कांग्रेस भी था, बीजेपी ही, ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति में जब हम लोग देख रहे थे सब चीज़, तो मेन विचारधारा का बात है। मैं बचपन में जब 2004 की बात है, मेरे बड़े भाई शाखा जाते थे, संघ की सर, हाँ, तो मैं उनके साथ शाखा जाता था। तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की विचारधारा शुरू से ही हम लोग को एक उसके प्रति खिंचाव है कि भारत को परम वैभव तक पहुँचाना, भारत के लिए सोचना, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए संघर्ष करना। दूसरी ओर हम एनएसयूआई में देखते हैं या कांग्रेस में देखते हैं तो हम नारा चालू करते हैं भारत माता की जय, वो चालू करते हैं सोनिया गांधी की जय। वो एक परिवार की बात करते हैं, हम समग्र राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, समग्र राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं। वो जब बात करते हैं कि तो किसी एक हर जगह पे होता है, वहाँ नेपोटिज्म है, हर छोटे छोटे जगहों में क्षेत्र के नेताओं के बारे में ही बात होती है कि इनके परिवार को हमको डेवलप करना है, बाकी भी अन्य विचारधाराओं में भी है। तो मूलतः जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, वो हमको खींचती थी अपनी ओर। तो इसलिए हमने वहाँ से लगा हुआ जो विचारधारा था विद्यार्थी परिषद, तो इसलिए छात्र इकाई में काम किया। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की भी वही बात जो हम कैंपसों में जाके हज़ारों छात्रों के बीच बोलते थे कि भारत का पुनर्निर्माण करना है। देखिए, शब्द में अंतर है, भारत का निर्माण करना है नहीं, भारत का पुनर्निर्माण करना है। क्योंकि वैभवशाली जो हमारी विरासत है पुरानी, भारत तो पहले से ही समृद्ध देश रहा है। वो तो बीच में एक कालखंड ऐसा है जब हम पराभव हुए तो हम इस प्रकार की दुर्गति हुई। तो भारत को उसी स्थिति में पुराना पहुंचाना, परम वैभव तक पहुंचाना, इसलिए पुनर्निर्माण जैसे शब्दों का उपयोग होता है। तो वो जो मेन कारण था, तो वही आज हम देख रहे हैं। धारा 370 हटी है, भारत विश्व गुरु बन रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम वो सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं कि बनता जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रति भी एक झुकाव सा आ गया, लगाव, अपना घर जैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। हाँ, अखंड भारत बनाएंगे, ये तो सपना है, अखंड भारत बनाएंगे। अटल जी कहते थे कि गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे करके, और अखंड भारत बनाएंगे। ये हमारा मतलब है वो, क्योंकि किसी कालखंड में ये हमारे ही भाई थे, हमारा ही देश था। मतलब उस समय परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि शायद हम उनको समेट के, उस समय स्थितियाँ थी विभाजन की विभीषिका में जूझना पड़ा।
पाकिस्तान कहाँ था 47 से पहले, बांग्लादेश कहाँ था, अफगानिस्तान भी लगभग 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में ही अलग हुआ हमसे। तो ये सब तो हमारे ही देश के हिस्से थे, हमारे भाई बंधु हैं, तो सब एक साथ रहेंगे तो अखंड भारत और भारत को उस परम वैभव तक पहुँचाना, यही संकल्प है। लेकिन ये व्यवहारिक तो नहीं लगता ना कि अब वहाँ भी अपनी अपनी सरकारें चल रही हैं, फिर कैसे अखंड भारत। लेकिन एक जो आरएसएस से आपका जुड़ाव रहा है, तो कुछ लेफ्ट के लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन की संज्ञा देते हैं। देखिए ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा ही तीन तैसी। उनकी भावनाएं देखिएगा आप, वामपंथ को देखिएगा, वामपंथ का एग्रेसिव रूप नक्सलवाद है, उग्रवाद है। वो जब अपनी विचारधारा को थोपना चाहते, वो हमेशा अपनी विचारधारा को थोपना चाहते, जब उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो उसके बाद वो बंदूक उठा लेते हैं। हम अपनी विचारधारा को लोगों के बीच रखते हैं, वैचारिक डिबेट्स होते हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा रही है। हमने सिर्फ वैचारिक डिबेट्स के माध्यम से, बिना एक किसी का ब्लड बहाए, पूरे भारत में सांस्कृतिक जो हमारी आज की विरासत है, इसको हमने खड़ा किया है। हम विचारों में, डिबेट्स में सारे मत मतांतरों के साथ हम बात करने को तैयार होते हैं, संवाद को तैयार होते हैं। एक ही घर में कोई राम को भी पूजता है, कोई हनुमान का भक्त होता है, कोई कृष्ण का भक्त होता है, कोई महादेव का भक्त होता है, और सब एक साथ एक ही थाली, एक ही किचन से खाना खाते हैं। लेकिन वामपंथ में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी विचारधारा को इन्फोर्स करते हैं लोगों के ऊपर, और जब नहीं माना जाता है तो आप बस्तर को देखिए, आप नक्सलवाड़ी को देखिए, कहीं भी देखिए, जब नहीं माना जाता तो हथियार उठा लेते हैं। उनकी नारों में अंतर देखिएगा, वो क्या कहते हैं, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मतलब अगर वो हजारों लोगों का अहित करके भी अगर एक व्यक्ति का मांग पूरा हो रहा है तो वो उसके लिए हथियार उठा लेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि आतंकवाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी का, हम कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इस प्रकार की विचारधाराओं में चलने वाले लोग हैं। आप अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। मैंने आपके ट्विटर पे देखा, उसमें वो लिखा था ट्विटर, हाँ, अभी इस बार उसको नहीं कर पाया ना, शायद आप अपडेट नहीं किए होंगे। मैं इससे कुछ समय पहले तक युवा मोर्चा का महामंत्री था भाजपा में। जी, युवाओं की बात आप करते हैं, तो आपने कुछ देर पहले बताया हमने यहाँ पे भवन बनवाए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी मांग, और क्या आगे की आप सोच रखते हैं? क्या कुछ यहाँ के, आप तो अभी धमतरी ज़िले में हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए और क्या कुछ विजन? यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बीएड की कॉलेज की बड़ी मांग है। अभी हालांकि वो बीएड कोर्स को कुछ चेंज करके उसके लिए हमें अगर कुछ नया आता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार के कोर्सेज। दूसरा एक है पत्रकारिता का। हमारे यहाँ पे लगभग 240 यूट्यूब चैनल्स और अन्य माध्यमों से, पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से पत्रकार बंधु, हमारे बीच के युवा साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मूलभूत डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो एक विषय भी आ जाए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है और बाकी स्टेडियम्स भी हैं, लेकिन वो जो एनएसए जैसा जो वो है, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जैसा, एक वैसा एक स्पोर्ट्स एकेडमी बन जाए। छात्र बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं पुलिस और सैनिक भर्तियों की, तो उसके लिए भी एक अमूल चूल, मतलब एक सुविधाएँ, उसके लिए सब सुविधायुक्त स्थान बने, उस सबके लिए अभी संघर्ष रहेगा। और संयोग से जो हमारे ज़िले के वही प्रभारी मंत्री हैं, वो खेल विभाग के ही मंत्री हैं, तो लगता है कि 5 साल में बहुत अच्छा इसमें हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। हमने एक चीज़ और देखा है, मैं जब कुश्ती का खेलता था अपने यहाँ, मतलब हमारे यहाँ बांसपरा, ये हमारे धमतरी जो जगह है, वहाँ लगभग 10 से ऊपर अखाड़े हैं, लेकिन पहलवान अपनी मूलभूत, उसके यहाँ बेसिक खाने के लिए जब पैसा नहीं होता, तो उसके कारण वो स्पोर्ट्स को छोड़ देता है। अगर कुछ चोट लग गई तो इलाज नहीं करा पाता है। अच्छे कोच इसलिए नहीं मिलते हैं कि जिनको अच्छा खेलने आता है वो बाद में बहुत मिनिमम अमाउंट के लिए, छोटे छोटे मतलब अमाउंट्स के लिए वो नौकरी करने के बाद जो होता है 18 घंटे, 8-10 घंटे काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, तो वो हमको आने वाली पीढ़ी को नया हुनर सिखा नहीं पाते। तो उसके लिए भी एक अच्छा पहल करना है कि वो यहाँ से एक अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर पैदा हो। जी, स्पोर्ट्स का कल्चर पैदा हो। लेकिन यहाँ की धमतरी की अगर बात करें ना, यहाँ पे जिनकी सत्ता रहती है उनके विधायक नहीं रहते, ये भी एक बड़ा ये सिर्फ क्या है कि कुछ 1-2-3 कालखंडों में हुआ, तो लोगों ने वो ये मान लिया है कि एक जैसे होता है ना कि एक हम अंधविश्वास बोलते हैं, जो वो उस तरह का विषय हो गया है। सही है कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे। 13 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे। 18 में कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ भाजपा के विधायक रहे। और अभी 23 में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन 2003 में
हमने देखा है। इसी धमतरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। उस दौर में यही यहाँ बहुत सारी कामें हुई, जो मूलभूत सड़कें हैं से लेके सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस इसको बहाने के रूप में यूज़ करती कि हमारी सरकार नहीं है। हमने विपक्ष में देखा है, पिछली बार हमारी विधायक लगातार संघर्ष करती रही। ठीक है कि विपक्ष में होने के कारण कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन सड़कों में लोगों के बीच जाकर लगातार कार्य करना और उसके बाद उन चीज़ों के लिए, जैसे अगर सड़क नहीं है तो छोटे से सड़क के लिए भी संघर्ष करना, तो ये सब अगर करते रहें तो होता है, वो कोई विषय नहीं होता है। विकास में इसमें कोई बाधा नहीं होगा यहाँ। अब उसकी कमी तो प्रभारी मंत्री जी पूरा करेंगे ही, और ओमकार भाई भी अगर क्षेत्र की विकास के लिए सहयोग करना चाहेंगे तो स्वागत है उनका। भारतीय जनता पार्टी तो करना चाहती ही है। पिछले बार हमने रंजना साहू जी का इंटरव्यू किया था, तो उनमें उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी पे, सरकार थी उस समय। यहाँ पे नगर पालिका में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनको लेकर वो काफ़ी मुखर भी रही। लेकिन क्या कारण लगता है कि यहाँ इतना सब होने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा? देखिए क्या है कि लगातार जो होता है, कई बार एक्सरसाइज में चूक हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत माइनर डिफरेंस रहा है हमारा। बेसिकली जब बोलते हैं कि ये जो क्षेत्र रहा है, पहले ग्रामीण परिवेश कांग्रेस का गढ़ रहा, लगातार विद्याचरण शुक्ल बंधुओं का मतलब भयपूर्ण, मतलब दबावपूर्ण जो राजनीति चलती थी उसका एक गढ़ रहा। तो धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। अब लोग जागरूक होने शुरू हुए हैं, मोदी जी के लिए भी जागरूक। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में व्यक्ति अपने आसपास क्षेत्र को भी देखता है। जो हमारा मूल क्षेत्र था, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, प्रत्याशी उस क्षेत्र का होने की वजह से, या हो सकता है रिश्तेदार होने की वजह से लोगों के, तो थोड़ा सा मतदाता जो होता है, कार्यकर्ता तो नहीं लेकिन मतदाता जो होता है वो मोल्ड होता है थोड़ा सा। तो वो एक कारण रहा। और दूसरा क्या होता है कि हाँ, कहीं कहीं कुछ कमियाँ रही गई होंगी, तो एकदम माइनर उससे, और वो इतना महीन अंतर रहता है, 1-2 हज़ार का अंतर, कि आपको चुनाव के बीच में पता नहीं चलता। उसके बाद बहुत सारे कारण निकलते हैं, यार इस व्यक्ति को हम अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा बात कर लेते तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, क्या ऐसा टाइप का वो विषय आता है। तो वो एकदम मतलब नेक टू नेक फाइट थी। पिछले बार हम लोग त्रिकोणी श्रृंखला में त्रिकोणी फाइट थी, उस समय भी एकदम क्लोज फाइट में जीते थे हम लोग। यहाँ 3 भाग में चुनाव हुआ था, कांग्रेस से एक बागी होकर लड़ा था आनंद पवार, लगभग 29-30 हज़ार वो लेके चले गए थे। तो भी उस समय भी थोड़ा सा टकराहट, मतलब एकदम नेक टू नेक फाइट थी, लगभग 464 से हमने जीते था। तो इस बार 1-1 था, क्लोज फाइट था, तो थोड़ा सा उसमें रहा। ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, जैसा कि वो लोग? नहीं, हम लोग देखिए, मैं तो खुद बीसीए की लाइन से आया हूँ। अगर ईवीएम हैक होता है तो वो आए अपने हो, फिर गली गली घूमे मत, यात्रा मत निकालें। इतना बड़ा बड़ा यात्रा निकाल रहे हैं, वो जाए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करें और ईवीएम को हैक करें। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करते, मोदी जी लोगों के इमोशंस को हैक करते हैं। वो कितना अच्छा कैप्चर्स रहता है उनका, कि लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं। जब बात होती है, अभी हम ही जो देख रहे थे, अमित शाह जी ने एक लाइन कही, 2047 में भारत परम वैभव तक पहुँचेगा, अपने चरमोत्कर्ष में रहेगा। हम तो देखने के लिए उस दिन को नहीं रहेंगे। सही बात है, वो लगभग 64 साल के हो गए हैं। तो हमारे जैसे युवाओं को लगता है यार वाकई में ये तो नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वो एक जो प्रभाव है लोगों के दिलों दिमाग में जो बस जाना होता है ना मोदी जी का, वो उसको हैक करते हैं। वो ये वगैरह हैक नहीं करते हैं, उनका ऐसा कुछ। आपने कहा ये मोदी जी इमोशंस को हैक करते हैं, जैसे कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2022 तक गांव-गांव पक्के मकान दिखेंगे। जी। तो वो लोग जुमला का नाम देते हैं। देखिए 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इसका मैं आपको जैसे बताया, मैं उसी आईटी सेल में, मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल से ही शुरू हुई है। मैं विधानसभा का आईटी सेल का प्रभारी रहा हूँ। मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें 15 लाख सीधे अकाउंट में आएंगे ऐसा कोई वो नहीं रहा है। उन्होंने कहा इतना पैसा है काले धन के रूप में कि अगर बांट दिए जाए तो 15-15 लाख एक आदमी को यूं ही मिल जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं 350 करोड़ रुपए निकल, मशीनें थक जा रही हैं गिनते तक के। एसबीआई की मशीनें अगर गिनने जाएँ तो थक जाए, ट्रक में रात को 4 बजे ट्रक मंगवाना पड़ रहा है अलग से कि लाइए भैया इसको और पैसा लेके जाना। इतना 350 करोड़ रुपए एक सांसद क्या निकल रहा है, उसमें एक विषय है। दूसरा आपने जो कहा प्रधानमंत्री आवास, देखिए प्रधानमंत्री आवास निश्चित 2022 तक बन जाता, निश्चित बन जाता। लेकिन भूपेश बघेल की मीडिया में क्लिप अवेलेबल्स है, सार्वजनिक मंचों में उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री आवास है तो मैं क्यों कोऑपरेट करूं, मैं क्यों सहयोग करूं, ये उनका बयान है।
अब आप देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंदिरा आवास, कभी ये नहीं कहा राजीव आवास। वो राजीव युवा मितान चलाते हैं, राजीव गांधी न्याय योजना चलाते हैं। तो राजीव गांधी कौन थे भाई? वो तो व्यक्तिगत चलाए। किसी प्रधानमंत्री का बेटा सीधे प्रधानमंत्री बन गया। वो तो कहीं और थे, पायलट थे उस समय, और उस समय भारत में भी नहीं था। प्रणब मुखर्जी जी का हक मार के उनको दे दिया गया, लेकिन वो उनके नाम से चलाते हैं। वो जब भी योजना बनाते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आगे समय में रेहान वाड्रा गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे योजना बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने इसलिए रोक दिया कि नरेंद्र मोदी को फ़ायदा मिलेगा। आप भी जानते हैं, कोई भी योजना होती है जब वो केंद्र से बनती है, राज्य सरकार की उसकी महती भूमिका होती है, क्योंकि कर्मचारी और नीचे जो काम करते हैं उसका जो वित्तीय भार होता है 60-40 का रेशियो होता है कोई भी योजना में। तो वो जो 40% का रेशियो पूरा रोक दिए थे और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, जो आज दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बातों को जनता ने माना ना, जनता ने प्रमाण दिया, जनता ने उनको बेघर कर दिया। उन्होंने जनता को 5 साल बेघर रखा, जनता को उन्होंने बेघर कर दिया है। जी, यहाँ पे धमतरी पे ना एक जो अधिकतर लोग शिकायत करते अवैध रेत खनन को लेकर, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रयास? रंजना साहू जी थी, उनसे भी हमने बात किया, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भूपेश बघेल की है, तो ऐसा उन्होंने अवैध रेत खनन धमतरी के बारे में एक विषय कहा जाता है, हम लोग मजाक में चौक चौराहे में कहते हैं कि अगर इनको थार का मरुस्थल दे दिया जाए ना, तो इसको भी हरा भरा कर देंगे, रेत खाली कर देंगे। इतने टाइप का रेत खनन होता है यहाँ, और उसकी वजह से सड़कों की स्थिति इतनी जल जाती है। अब तो सड़कें बन रही हैं, अभी सड़कें बनी, आप जितने देख रहे हो सब नए सड़कें दिख रही होंगी। ये भाजपा की सरकार के आने के बाद हुई है। अच्छा, सड़क क्यों नहीं बनती थी? उसका कारण ये था, पैसा सब था। इनका ये था कि अगर एक दिन चक्का रुक जाएगा हाईवा का, तो कईयों का इनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए चलते रहो कि सड़क बनेगी तो कम से कम कुछ देर तक रुकेगा। ये वो एक मान था। यहाँ पे रेत खनन पे लगातार कांग्रेस उसको लूटने के हिसाब से, पहले ग्राम पंचायत अपनी हिसाब से बांटती थी उसका, और ट्रैक्टर से और छोटे छोटे माध्यमों से ये महाराष्ट्र में गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं। तो उसमें अभी लगातार उसके लिए पूरी फाइलें बनी हुई हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी लगभग खदानों में चैन पुलिंग वगैरह जो ये लोग उतारते थे, वो सारी चीज़ें बंद है। कलेक्टर मैडम उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। 15 दिन का सदन में बात भी हुआ है कि 15 दिन का एक पूरा पखवाड़ा चला के जितनी अगर मशीनें अगर खदान में होंगी तो उनको सबको जब्ती किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई चल रही, लेकिन हाँ कि विकास कार्य रुके ना, तो ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास और जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके आवाजाही के लिए अभी वो चालू है बस। जी, अब लोकसभा चुनाव इसी साल होने बहुत ही करीब है सर, डेट भी आ गए हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? आप चूँकि महामंत्री हैं जिला में, एक सिहावा पड़ता है कांकेर में, इधर पड़ता है महासमुंद में, तो दोनों को लेकर क्या कुछ रणनीति है? हमारी लगातार तैयारियां लगभग विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार संगठन स्तर पे तैयारियां चालू हो गई हैं। हमने लोकसभा के दोनों लोकसभा में कार्यालय भी ओपन हो गया, उसके बाद फिर विधानसभा स्तर पे हमारे यहाँ 3 विधानसभा पड़ता है, कुरुद, धमतरी और सिहावा। तो सिहावा विधानसभा कांकेर लोकसभा के क्षेत्र में जाता है, बाकी 2 हमारे महासमुंद में आते हैं। दोनों में विधानसभा कार्यालय खुल गए हैं। कार्यकर्ताओं का एक वृहद सम्मेलन तीनों विधानसभाओं में हो गया। जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि पंच परमेश्वर नाम देते हैं उसको, जो हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, BLA होता है, हमारा सचिव होता है, युवा प्रमुख होता है, महिला प्रमुख होता है, तो पंच परमेश्वर होते हैं। उनके स्तर तक की बैठकें होगी। अभी शक्ति केंद्र की भी बैठक लगभग हमारे यहाँ, जैसे हमारे धमतरी विधानसभा में लगभग 62 शक्ति केंद्र है, तो उसमें 50 शक्ति केंद्र की बैठक हो गई है। मतलब 4-5 बूथ को मिला के हम शक्ति केंद्र बनाते हैं क्लस्टर टाइप का, तो वो उसकी बैठक हो गई है। 12 की आज होनी है, उसमें 2 तो मैं आज अभी मतलब इसके बाद खुद 2 जगह और जाऊँगा। तो इस तरह से हमारी तैयारियाँ हो गई हैं। हमारी प्रचार सामग्रियाँ बढ़ गई हैं, और लगभग अभी की स्थिति में अगर कहा जाएगा तो जैसे अमित शाह जी ने कहा था, रिवर्स में हमको पूरा टाइम टेबल बनाना है। रिवर्स में मतलब काउंटिंग के दिन कौन बैठेगा, लगभग इसकी भी तैयारी हो गई है कि हमारे कौन मतलब पोलिंग एजेंट बैठेंगे, इसकी तो हो गई है तैयारी। 26 तारीख को कौन कौन बैठेगा। उसके बाद आपका काउंटिंग के दिन जब 4 जून की दिन आएगी, तो 4 जून के दिन भी कौन कौन जाएंगे उस टेबल में बैठेंगे, उनकी स्तर की तैयारी मंडल अध्यक्षों ने करके रखी है। तो संगठन का लगभग पूरा तैयार हो चुका है। अब बस नुक्कड़ सभा और जो बाकी नामोनेशन और जो परंपरागत चीज़ें हैं वो होनी बाकी। वॉल पेंटिंग्स का काम चल रहा है लगभग जगह पे। वॉल पेंटिंग एक मंडलों में लगभग 100 जगहों पे वॉल पेंटिंग 100-150 जगहों में हो रही। इतनी तैयारी, इतनी रणनीति के साथ चलती है भारतीय जनता पार्टी, यही जीत का कारण है? हाँ, ये मूल कारण है। ये अटल जी ने एक बार सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं है, ये 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कुकुरमुत्ता के समान चुनाव में निकलने वाली, सदन का वर्ड था इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि चुनाव में ऐसे अचानक से अकस्मात आने वाली पार्टी नहीं है।
हम लगातार काम करते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को भी देखिएगा, वो 18 घंटे मतलब लगातार काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष काम करते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री काम करते हैं। जितने भी संगठन का एक एक कार्यकर्ता, आप बूथ के अध्यक्ष के पास जाएगा, उसके पास कोई न कोई काम होगा, अभी वो कोई न कोई काम कर ही रहा होगा। तो महासमुंद से तो अभी ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है मैदान में, आपके एरिया में लगता है, क्योंकि 2 विधायक तो उन्हीं के हैं, एक अजय चंद्राकर जी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से क्या लगता है कि अगर उनके लोकसभा क्षेत्र में बोलोगे तो एक है, मतलब धमतरी कैकेट का जो है वो तो कैकेट चला गया। अच्छा, हाँ, हमारा जो नगरी है तो एक है हमारा। वो देखिए, लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पे मतदाता एकदम स्पष्ट होता है। आप उड़ीसा का अनुभव करके देखिएगा, उड़ीसा में एक ही दिन मतदान होता है, जो राज्य सरकार के लिए भी मतदान होता है, केंद्र सरकार के लिए मतदान होता है। तो वहाँ जैसा होता है ना कि सीधे केंद्र में जब मोदी जी जीतते हैं, राज्य में पटनायक जी की सरकार बनती है, तो जनता जो है एकदम जागरूक है। वो स्पष्ट है कि ये मोदी जी का चुनाव है, ये राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव है, ये अपने भविष्य को संवारने का चुनाव है। तो वो सब जानते हैं। ताम्रध्वज साहू जी क्या, हम तो चाहते भूपेश बघेल जी स्वयं यहाँ से लड़े, लेकिन वो नांदगांव चले गए, क्योंकि हमको पता था वो दुर्ग लड़ेंगे नहीं। उनको भी स्पष्ट था विजय बघेल के सामने लोकसभा में तो मोदी लहर के चलते हम जीत नहीं पाएंगे। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जी उतर गए, तो और भी स्पष्ट हो गया कि वो रायपुर लड़ेंगे नहीं। अब वो नेता बचे कितने, भूपेश बघेल बेसिकली 2 संभाग के नेता है, हमारे दुर्ग के और रायपुर के, इतने में वो कांग्रेस के नेता है। यहीं से एक नारा बना था, खाबो लाठी जाओ वो जेल, हमारा नेता भूपेश बघेल। उसके आगे उनको ऊपर सरगुजा में कोई नहीं पूछता, TS सिंहदेव का प्रभाव है, नीचे बस्तर में तो कोई पूछता ही नहीं, जानता तक नहीं है। इस तरह की स्थिति है उनकी। तो वो यहीं कहीं लड़ेंगे। हम चाह रहे थे महासमुंद से लड़े, लेकिन ठीक है वहाँ से लड़ रहे। ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री रहे, बहुत ज़्यादा कुछ उनका रहा नहीं, 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो चला है। हमारे यहाँ एक थे राम गोपाल अग्रवाल जी थे, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो धमतरी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, भारत में भी नहीं है। वो ईडी की वो इतना नान में उन्होंने इतना पैसा दबाया, बाकी सारी चीज़ों में इतना उगाही की है कि वो अपने सगे भाई के मृत्यु के कार्यक्रम में भी नहीं आ पाए। वो ईडी का मतलब अभी उनके ऊपर लगा हुआ है, छापा पड़ा हुआ है, और वो अभी भटक रहे हैं। तो ये 1 मैन आर्मी 2 मैन शो, वो कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के, पूरा पैसा कैसे लूटना है ये राम गोपाल अग्रवाल जी और 1 मैन आर्मी भूपेश बघेल जी चले। इसी कारण जनता ने उन्हें एकदम किनारे फेंक दिया है। तो ये भोजराज नाग जी के लिए क्या कहेंगे फिर? भोजराज नाग जी सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही मतलब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नीचे से जुड़े हुए हैं और सरल सहज व्यक्ति हैं, जनता के बीच शुरू से रहे हैं, वो विधायक भी रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी आराम से, और निश्चित है ये दोनों सीटें, मतलब जहाँ छत्तीसगढ़ की इनफैक्ट 11 की 11 सीटें इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको 11 की 11 सीटें मोदी जी को देनी है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है 400 पार। तो स्पष्ट है कि हम 11 की 11 सीट देंगे, और यहाँ नेक टू नेक फाइट है, सीधा कांग्रेस और भाजपा है, दूसरा अन्य दल तो है नहीं, ना ही हमारा कोई गठबंधन है। तो हमको पूरे 11 हमको जीत के आने हैं, तो इसलिए एकदम स्पष्ट है कि एक एक सीट। अभी कुछ देर पहले हम लोग सावित्री मंडावी जी से बात करके आ रहे थे, वो कह रही थी भले प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, इस बार हम ही जीतेंगे। जी, यही तो उनकी तैयारी है ना, यही तो उनकी तैयारी है कि लड़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। भूपेश बघेल जी का जब नाम आया बोलते हैं, मतलब ऐसा तो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने भी देखा है, मतलब हम तो वहाँ बैठते नहीं है, तो वो भड़क से गए थे कि मैं नहीं लड़ूंगा। कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं, चुनाव सबको पता है, स्पष्ट है कि ये चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कोई नेता लड़ना नहीं चाह रहा। इसलिए उनका आज देखिए ना, लगभग आचार संहिता लगे फिर भी हफ्ता हो रहा है, ठीक ठाक से बोलेंगे तो हफ्ता हो रहा है। उसके बाद अभी तक के उनका कोई तय नहीं है। उनका पहले फेज़ में चुनाव है, वहाँ पहले फेज़ में चुनाव है, नामांकन भर जाना चाहिए। हमारे यहाँ 26 वोटिंग है, उनके 26 तारीख को है वहाँ बस्तर में ही है। बस्तर तो उनका बस्तर ही है ना। अच्छा, सावित्री मंडावी जी, ठीक, भानु प्रतापपुर, ठीक, मैं वहाँ का सोचा, बस्तर करती थी। तो ठीक है, दूसरे फेज़ में, लेकिन उनकी वही मतलब वो तैयारी वही दिख रही है अभी उनका, कि उनका कोई अभी नाम तय नहीं हुआ, आपस में गुटबाजी है, लड़ाई है, कोई लड़ना नहीं चाह रहा है, और खोज के लाएंगे। जी, वो एक बात और ना कि अब की बार 400 पार करते करते, जैसे ये लोग कर रहे थे कि अब की बार 75 पार करते करते 35 में सिमटे, कहीं आपका आत्मविश्वास ऐसे ही तो लाचार नहीं पड़ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मूल में संघ की जो विचारधारा है, हम लोग हमेशा दशकों में सोचते हैं और किस्तों में करते हैं। 10 साल की का विजन होता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा ना 25 साल का विजन। हम हमेशा बोलते थे विकासशील देश, तो विकसित कब होगा, तो उन्होंने तय किया। तो हम हमेशा टारगेट तय करते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्राणपण से भिड़ते हैं, हम पूरी ताकत लगा देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जब ये 400 पार कहती है तो वो उसकी तैयारी उस दिन से चालू की थी जब वो 303 आ गई थी। जब हम 303 आ गए थे तो हमने उसी दिन से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और आप लगातार देखिएगा कि 404 कैसे आ सकता है, कैसे हम यहाँ तक तो अभी हमारी स्थिति ये है कि हम बूथों में 51% से अधिक मतदान कैसे हमारे पक्ष में हो। जो कमज़ोर बूथ रहे हैं वहाँ भी, जहाँ हमारा प्लस रहा है वहाँ तो हम 370 से, मतलब कांग्रेस भाजपा के बीच अंतर कम से कम 370 का होना चाहिए। हमने ये योजना बनाई है कि अगर मोदी जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का 370 सीट आना चाहिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि तब होगी जब हम एक एक बूथ से 370 के डिफरेंस से कांग्रेस को हराएंगे। तो वहाँ तक की ये योजना चल रही है और बूथों में लगातार, मैं बताया ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है, हर दिन, हर समय, हर प्रतिपल काम करती रहती है। जी, अभी चुनाव बहुत ही करीब है, ऐसे में आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, ये वो तो तय करेगा कि समय करेगा कि कौन होता है कौन नहीं। लेकिन धमतरी में है, धमतरी के विकास के लिए आपके क्या विज़न है? धमतरी के विकास के लिए हमारा विजन जो है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावना है। मतलब धमतरी इतना समृद्ध है, महानदी के किनारे बसा हुआ जगह है हमारा, और यहाँ पे आपको वनांचल भी पर्याप्त मिलेगा, पहाड़ें मिलती हैं, नदियाँ हैं, और पर्यटन का इतना संभावना है, पर्यटन का एक क्षेत्र यहाँ डेवलप हो अच्छा। और उसके अतिरिक्त एजुकेशन का आप देखिएगा, अगर बस्तर, मतलब इधर आप जब दक्षिण बंगाल जाइएगा तो कैकेर में भी बोले धमतरी से टीचर जाता है ना, तो मतलब उस क्षेत्र में रहा टीचर जाता है तो उसके बड़ी रिस्पेक्ट होती है धमतरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बेंगलोर से कोई टीचर आया तो यहाँ वैसा वाला, तो वो उसको हमको ताकते हैं। तो यहाँ पे पूरी संभावना है, यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब मैं जैसे बताया ना कुश्ती में, तो उसमें स्थिति ये है कि जो ब्लॉक जीत गया ना धमतरी का, वो नेशनल खेलेगा सीधा, मतलब आइट साइड उसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल में कोई रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार की लीडिंग क्षेत्र है ये। वो आपका खेल का हो गया, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे किसी का भी हो, है ना। आपकी एजुकेशन में हमारे यहाँ लोग लगातार तैयारी करते हैं पीएससी वगैरह की। हम अभी अपने जो हमारे मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, जिसके युवाओं से बड़ी उनसे उम्मीद है, तो उनके माध्यम से हम पीएससी के या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़के ऐसे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं, उनका भी एक विषय हो जाए। तो इस टाइप का हमने समग्र इसमें यहाँ पे योजना बनाई हुई है और उसी क्षेत्र में हम 10 दिशा में काम करेंगे। और धमतरी के लोग उर्वरा क्षेत्र है, खुद बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रमी है। हमको अगर कहीं बाहर से कुछ मिलेगा भी नहीं ना, तो भी बहुत इतना सक्षम है धमतरी कि वो अपने आप को लगातार लड़के नए अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा धान की पैदावार लगभग यहीं से ही होता है। तो किसानों की स्थिति अभी क्या है? आपकी सरकार, किसान बहुत खुश है अभी। किसानों को देखिए आप, 3100 रुपये जो धान मिला, मतलब धान की जो राशि मिली 21 कुंटल की, और उसमें भी क्योंकि चुनाव के बीच में उन्होंने धान बेचा, तो जो अंतर की राशि थी अभी लगभग 900 रुपये से कुछ अधिक अंतर की राशि प्रति क्विंटल उनके जब खाते में आई हैं, तो लगभग 1 एकड़ में 60-65 हज़ार रुपये टोटल 3100 रुपये के आपसे मिल के बनता है। वो बड़ा अमाउंट उनके हाथ में आया है। और दूसरा विषय ये है कि उनका एक मांग था, एक हमारी जो एक चूक थी, बोलते हैं कि 2 साल का जो बोनस नहीं मिला था, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, तो 2 साल का जो बोनस रुका हुआ था उसको भी अभी दिए हुए हैं। हमने 25 दिसंबर को तय किया। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, सबसे बड़ी योजना। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें, किसान के यहाँ की भी महिलाएँ तो है ना, तो वो सारी चीज़ें, किसान बहुत समृद्ध है छत्तीसगढ़ में। आज एक समय था, अजीत जोगी का समय कहा जाता है, कि धान को डुबा के देखते थे और इतना बुरा स्थिति होता था कि उनको उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। कोचियाओं का राज था, यहाँ पे आड़त का काम होता था, बड़ा काम था। वो काम अब लगभग बंद हो गया कि आदमी खेत से सीधा काटता है और सीधा मंडी में जाके बेचता है। लेकिन पिछले 5 साल में चीज़ देखने को मिला था कि धान 1 नवंबर को खरीदने वाली जो तिथि छत्तीसगढ़ राज्य जिस दिन बनी थी, उसी दिन खरीदते थे, ये दिसंबर तक ले जाते थे, ये दिसंबर तक वो धान को ले जाके जाते थे। तो किसान को उल्टा ये पड़ता था, पहले खेत से काटो, फिर अपने घर में उसको सुरक्षित रखो, चूहा ना खा जाए, फिर उसको मंडी ले जाओ और अब फिर से वो 1 नवंबर से चालू होगा। तो किसान ये सारी चीज़ों को देख रहा है, कैसा ठगा सा महसूस किया कि एक कर्जा माफ का जुमला देकर उन्होंने कैसा ठगा कांग्रेस ने किसानों को, किसान जान रहा है। तो निश्चित तौर पे है, और किसान सम्मान निधि तो मिल ही रहा है, मोदी जी सम्मान देते ही हैं। आपके रोल मॉडल कौन है राजनीति में? मेरे रोल मॉडल संगठन की दृष्टि में हमारे मध्य क्षेत्र में एक संगठन मंत्री हुआ करते थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी, वो, और
भारतीय राजनीति में अगर कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मतलब अच्छा रोल मॉडल, और उनके जैसा विराट व्यक्तित्व किसी और का है ही नहीं। तो वो मूलतः राजनीतिक क्षेत्र में आज की परिवेश में है। अगर पाश्चात्य में जाएंगे तो जगत गुरु शंकराचार्य और आप हमारे जो चाणक्य जी थे वो तो सर्वदा अल्टीमेटली राजनीति के हमेशा आजीवन, मतलब हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी चाणक्य का नाम रहेगा कि, और लोगों को उपाधि भी दी जाती कि राजनीति के चाणक्य हैं इस टाइप के, तो वो हैं। और अगर बोला जाए तो श्री कृष्ण जी जो हैं, राजनीति अगर युग धर्म अगर कोई है हमारे जैसे युवाओं को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए कोई पूछता है, तो श्री कृष्ण कहते थे कि कुरुक्षेत्र के रण में राजनीति जो है वो युग धर्म है। तो वो हमारे मुख्य आदर्श हैं जी। आपकी वाक शैली बहुत ही काबिले तारीफ़ है, इतना जो आप धारा प्रवाह बोलते हैं सर। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखते हैं आप? वो एक मतलब अकल्पनीय जैसे बोलना चाहिए ना, एक मतलब हास्य का, विनोद का विषय हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को जिसको 50 साल तक के सिर्फ ग्रूम करने के लिए जाए, वो मेरे जैसे युवाओं का, मेरे जैसे हजारों सैकड़ों युवाओं का अपमान है अगर हम ये कहते हैं तो। मतलब आप सोचिए ना, किसी की माता जी उनको सिर्फ मैच्योर होने के लिए 50 साल का उम्र दे दी है। राहुल गांधी कभी बाहर से आते हैं और वापस आते हैं तो कहते हैं कांग्रेस ही, राहुल गांधी बड़े मैच्योर हो गए, राहुल गांधी बड़े मैच्योर हो गए, अब राहुल गांधी कमान संभालेंगे। हर बार ये बात होती है, हर चुनाव में ये बात होती है। पीलीभीत के समय भी हमको याद है जब हम लोग मतलब पहला वोट दे रहे थे तब कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए। तो बात ये है कि आप किसी को कितना समय दोगे, वो तो अभी तक ये सिर्फ परिपक्व नहीं हुए हैं, जो हिंदी में वर्ड है कांग्रेसी मैच्योर बोलते हैं, हम तो बोलते हैं परिपक्व नहीं हुए। जब वो आदमी परिपक्व ही नहीं हुए 50 साल की उम्र तक, अब क्या होगा? तो कैसे उसको देश के, वो तो मतलब अकल्पनीय, हम कल्पना ही नहीं कर सकते उस चीज़ की। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि तपस्वी हैं, इतने हज़ारों किलोमीटर मोदी जी चल के दिखाए। तपस्वी उन्होंने कहा, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, राक्षस भी वन में जाके कई बार तपस्या करते थे। आपने देखा अभी उनका रिसेंटली एक बयान आया, तपस्वी कहते हैं ना, हमको भारत में एक शक्ति है, सनातन में एक शब्द आता है शक्ति, हमको उसके खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने कहा भरी सभा में, कहा शिवाजी पार्क में, शक्ति के खिलाफ लड़ना है। अभी तप का समय आ रहा है, अभी नवरात्रि का समय आएगा जो तपस्वियों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय होता है, सिद्धियों के लिए, तप करने के लिए। और किसकी आराधना होती है? आदि शक्ति की आराधना होती है, शक्ति की आराधना होती है। तो जिसको यही नहीं पता है कि तपस्वी साधना किसकी करता है और उसके खिलाफ वो लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो महिषासुर के समान होगी। या तो फिर आप जो एक भैरव था ना, 11 भैरव में एक भैरव ये भी था जो शक्ति से लड़ने चला था, वैष्णो देवी माता ने उनका संहार ही कर दिया। तो उस प्रकार की स्थिति है, शक्ति से लड़ना है और आप तपस्वी भी हैं, तो आप रावण हैं। तपस्वी तो राम होता है ना, जो शक्ति की साधना करता है। तो ये विषय है। मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी जी निश्चित निस्संदेह इस युग में, मतलब 21वीं सदी में, मैं आने वाली हमारी पीढ़ी में बोल रहे हैं, हम जिस पीढ़ी को जी रहे हैं, इस पीढ़ी के लिए युग पुरुष हैं। कईयों सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक याद किया जाएगा मोदी जी को कि कोई एक राजऋषि आया था। मतलब हम पहले कल्पना करते थे राजा जनक राजऋषि थे, मतलब पूरी सुविधाओं के बीच में रहना, फिर भी तपस्वी के समान जीना। तो उनका जीवन जो है वो एक प्रेरणा स्रोत भी है, और लगातार मतलब हमेशा भारत को नव निर्माण करना, तो वो कर रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं भारत माता, माँ भारती के भाल में विजय का गुलाल होगा और परम वैभव तक पहुँचेंगी। वो उनका विजन है, वो शक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो वो तपस्वी हैं, राजऋषि हैं। चलिए सर, ये आखिरी पड़ाव है, तो अविनाश दुबे जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखा जाए? बहुत ही युवा हैं, जिला महामंत्री हैं, आगे की सोच तो रखे होंगे कुछ कि इस पद पर और बिठा दे हमको? नहीं, पद का तो विषय नहीं है भैया। मतलब पद का ऐसा है कि हाँ, एक कल्पना जरूर है कि जैसे जब युवा मोर्चा में हम लोग काम कर रहे थे, अभी कुछ समय पहले तक मैं युवा मोर्चा में था, तो ये था कि लगातार कितना ज़्यादा हमारा विचार, हमारी जो विचारधारा है लोगों तक पहुँच सके क्षेत्र में। जैसे जब हम छात्र राजनीति में काम करें, छात्रों के हित में जितना काम हो सके उतना था। तो अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये है कि संगठन कितना मजबूत हो सके। देखिए, एक बड़ा लड़ाई है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद, कांग्रेस नहीं रहेगी। लेकिन एक जो है, जो कांग्रेस को पीछे से बैकअप कर रही है, वामपंथ। वामपंथ की जो विचारधारा है, उसके साथ अब वैचारिक युद्ध का समय आएगा। जैसे देवासुर संग्राम कहते थे ना, वो कहते थे कि देखो
आपको सुविधाएं नहीं मिलती, स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, ये है। तो उसी प्रकार की जो विचारधारा वामपंथ के साथ लड़ाई है, तो उस लड़ाई को पूरा मिशन मान के हमारी विचारधारा लड़े, तो उसके लिए जितना मजबूत कर सके, जहाँ जहाँ संगठन अवसर देगी, अभी तो जिले के स्तर पे अवसर दी है, तो जहाँ तक भी अवसर देगी तो उस विचारधारा के लिए लड़ना है, यही एक मात्र उद्देश्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें आप? धमतरी की जनता सदा ही नरेंद्र मोदी जी को, हमारी विचारधाराओं को लगातार ही मतलब आशीर्वाद देते आई है। धमतरी की जनता हमें और भी काम करने का अच्छा अवसर दे, जो थोड़ी बहुत भी कमियां रह गई हैं और जो अभी है पिछले 5 सालों में जो विकृतियां आई हैं उसको हम सुधारेंगे और एक अच्छा धमतरी, एक विकसित धमतरी बहुत अच्छा बनाएंगे। ये हमारी मतलब कल्पना है, इसमें धमतरी की जनता का आशीर्वाद चाहिए। बस धन्यवाद। तो आपने सुना अविनाश दुबे जी को, जो कि जिला महामंत्री है धमतरी जिले के भारतीय जनता पार्टी से, जिनका कहना है कि इस बार मोदी जी की सरकार फिर बनेगी और साथ ही साथ ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो बहरहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे वो बताएंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार आप सबसे एक नए मेहमान की मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।